Good morning, students. Myself, Rahul Kumar Jaunwal, Assistant Professor Botany. बच्चों, जैसा आप सभी को विदित है, इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, तो हमको जो है वो ऑनलाइन ही क्लासेस लेने का आगे से आदेश आया है। उसी के तहत मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के बच्चों के लिए हैं। सेकेंड ईयर के बच्चे, जो सभी बच्चे सेकेंड ईयर में थे, वो सारे प्रमोट होकर के थर्ड ईयर में आ चुके हैं। इसलिए सेकेंड ईयर के सभी बच्चे अपने आप को थर्ड ईयर में माने। थर्ड ईयर में 3 पेपर होंगे आपके बॉटनी के, जिसमें से तीसरा पेपर है एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये सिलेबस मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। ये सिलेबस मैंने RRBM राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर की साइट से डाउनलोड किया है। आप भी चाहें इस सिलेबस को RRM भी यूनिवर्सिटी की साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने इस सिलेबस की PDF जो है वो ग्रुप में भी थर्ड ईयर के शेयर कर दी है। थर्ड ईयर का तीसरा पेपर जो है मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा और तीसरे पेपर की ही मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। तीसरे पेपर का नाम है एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, ये जो पेपर है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है, आप सबको दिख रहा होगा। एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी। एल्गी और ब्रायोफाइटा फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़े हैं। अब फाइनल ईयर में जो सबसे हायर प्लांट्स हैं, जिनको अपन एंजियोस्पर्म बोलते हैं, वो हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, यानी आवर्त बीजी। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में हम अनावर्त बीजी बोलते हैं। ध्यान रखिए, जिम्नोस्पर्म को तो अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी। मतलब बीज तो दोनों में ही है, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। बट जिम्नोस्पर्म में जो बीज है वो क्या है, अनावृत, यानी कि वहाँ पर उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है या आवरण नहीं है। मतलब जिम्नोस्पर्म में बीज है परंतु उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। ये आवरण क्या होता है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवर्त बीज, यानी यहाँ पे बीज तो है और वो किसी आवरण से ढका हुआ है। कोई भी चीज़ यदि किसी आवरण से ढकी हुई होगी तो आप सबको पता है वो सुरक्षित होगी। इसी प्रकार से यदि बीज आवरण से ढका हुआ है तो वह बीज क्या होगा, सुरक्षित होगा। आवरण वास्तविकता में एक फल ही होता है। जैसे यदि आप नींबू को देखोगे तो नींबू में अपन जब काटते हैं तो उसमें सेंटर में क्या लगे रहते हैं, बीज। वो जो नींबू का रस, नींबू का छिलका, वो सारा का सारा पार्ट उसका क्या है, बीज का एक तरीके से आवरण है। और वो आवरण ही क्या बना रहा है हमारे पास में, फल। नींबू का जो रस अपन खाते हैं, नींबू का जो छिलका होता है, वो सारा का सारा क्या है, उसके सेंटर में जो बीज लगे हैं उसका आवरण है। और वो आवरण ही किसका निर्माण कर रहे हैं, फलों का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तरीके से बीज का आवरण ही क्या होता है, फल होता है। अब ये जो बीज का आवरण जब अपन अध्ययन करेंगे बीजों का या बीजांडों का, तो वहाँ पर पढ़ेंगे अपन कि ये जो आवरण होता है ये एक तरीके से फल भित्ति, जो 3 प्रकार की 3 भागों में बटी हुई होती है फल भित्ति, जिसको इंग्लिश में पेरिकार्प बोलते हैं। बाह्य फल भित्ति यानी एपिकार्प, मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प और अंतः फल भित्ति यानी कि एंडोकार्प। तो ये 3 प्रकार, 3 जो फल भित्ति के जो 3 परतें होती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, आवरण। तो अब सीधी सी बात है, जब जिम्नोस्पर्म में आवरण ही नहीं है इसका मतलब वहाँ पे फल है ही नहीं। एंजियोस्पर्म में आवरण है इसका मतलब वहाँ पे फल है। तो आ गई एक कंसेप्ट आपके समझ में कि जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज है, बट जिम्नोस्पर्म में आवरण नहीं है, यानी जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बना। और तो फल का निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंजियोस्पर्म से। ठीक है, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फल, फल के प्रकार, बीज, बीज के प्रकार,
फ्लावर, ये सारे के सारे जो है, क्योंकि फ्लावर जो है वो, अभी आप ध्यान रखिए फूल ही किस में कन्वर्ट होता है, फल में। तो जिम्नोस्पर्म में जो है वहाँ पे फूल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर फूल होता तो वहाँ पे फल भी बन जाता। तो एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, फूल और फल दोनों प्रेजेंट होते हैं। फूल है इसीलिए क्या है, फल है। तो अब हम यदि इसके सिलेबस को, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, 2, 3 और ये 4। पहली यूनिट में हम देखें तो पहली यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनोमी। अब इसमें इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनोमी में यदि हम बात करें तो हम टैक्सोनोमी क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम जो है वो अध्ययन करेंगे। कि भाई एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा टैक्सोनोमी और क्लासिफिकेशन। टैक्सोनोमी तो होती है वर्गीकी, टैक्सोनोमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकी। और क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। दोनों बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी वाले वर्ड्स हैं, वर्गीकी और वर्गीकरण। बट दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन टैक्सोनोमी यानी वर्गीकी का एक पार्ट है। क्या बोला है मैंने, वर्गीकरण टैक्सोनोमी का एक पार्ट है, क्लासिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ टैक्सोनोमी। ठीक है, ये दोनों अभी डिटेल में मैं आगे बता दूंगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। आगे आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन की क्या क्या यूनिट है, जिसमें पादप जैसे जगत होता है, फिर क्लास होती है, फिर उसका वर्ग होता है, फिर उसका फाइलम होता है, फिर उसकी स्पीसीज होती है, फिर उसकी फैमिली होती है, सारे के सारे हम उसमें पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ जीनस की, जीनस यानी कि वंश क्या होता है, जाति क्या होती है, बॉटनिकल नोमेनकल्चर क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर, ये हम सारे के सारे किस में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट में। टैक्सोनोमिक लिटरेचर, फ्लोरा, गार्डन, हर्बेरिया, मोनोग्राफ, आइकन, लाइब्रेरी, ये क्या चीज़ होती हैं, ये सारे के सारे हम उसमें पढ़ेंगे। ये जो अब तक का सिलेबस का ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा वास्तविकता में टैक्सोनोमी का है, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। पूरा जो मैंने ये जो बताया है ना आपको, पूरा का पूरा टैक्सोनोमी का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने वर्गीकरण दे दिया। वर्गीकरण, आप एक चीज़ ध्यान रखना, वर्गीकरण क्या है, बहुत से वैज्ञानिक आए और उन्होंने बहुत से वर्गीकरण दिए, हर एक वैज्ञानिक ने अपना अपना वर्गीकरण दिया। कोई 150-200 वर्गीकरण है, तो हमको सारे वर्गीकरण तो पढ़ने नहीं है। हमको पढ़ने हैं जैसे ये जो आपके सिलेबस में है, एक तो लीनियस का वर्गीकरण, एक बेंथम और हुकर का वर्गीकरण, एक एंगलर और पेंटल का वर्गीकरण। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में यदि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इनसे सीधा सीधा उठ करके कि लीनियस के वर्गीकरण का वर्णन करो, या बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण का वर्गीकरण का वर्णन करो, या एंगलर और पेंटल के वर्गीकरण का वर्णन करो। सीधा 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इन तीनों वर्गीकरणों में से कोई सा भी एक वर्गीकरण आपसे पूछ सकता है 20 नंबर का। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में कि वर्गीकरण, पहले तो फ्लो चार्ट, फिर उसके क्या क्या जो है गुण थे और उसके क्या क्या अवगुण थे, यानी मेरिट एंड डीमेरिट। फिर ये आप डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कि जो अब देखो, जो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब जो है ना, ये लिख रखा है फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स लिख रखा है, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट लिख रखा है, इस फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी। ठीक है, तो ये जो एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फैमिली में बांट रखा है। आवर्त बीजी वो कई सारी फैमिली, जिसमें अपन रूनवेनक्लेसी, ब्रेसिकेसी, पेपेबरेसी, मालवेसी, फैबेसी, कैरियोफिलेसी, एपिएसी, ये ध्यान रखना बहुत सारी फैमिलीज है, जैसे नीचे भी दे रखी है, फिर रूबिएसी, एस्टेरेसी, एपोसाइनेसी, ये सारी की सारी फैमिली जो भी आपके सिलेबस में है, इन्हीं फैमिलियों को पढ़ना है, क्योंकि फैमिली भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। बहुत सारी का मीन्स अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दी है, किसी ने 250 फैमिलीज़ में ही बांट दिया पूरे एंजियोस्पर्म को, किसी ने जो है वो 300 फैमिलीज़ बना दी एंजियोस्पर्म की। तो आपके जो सिलेबस में दे रखी है वही फैमिली को अपन पढ़ेंगे एक एक को डिटेल में। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं ऊपर चल के देखिए, ये आ जाती है आपकी ओंटोजेनी ऑफ फ्लावरिंग
पार्ट्स, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, क्योंकि ये समझने वाला पार्ट है, बहुत इसको समझना पड़ता है कि ऑन्टोजेनी ऑफ फ्लावर पार्ट्स। अब आप देखोगे एक फूल जो होता है, फूल में सब क्या क्या पार्ट होते हैं, पहले तो वो हम इसका अध्ययन करेंगे कि भाई एक फूल जो होता है उसमें सबसे पहले आपने नीचे ही नीचे ग्रीन कलर के देखे होंगे, उनको बोलते हैं हम बाह्य दल। फिर बाद में जो फ्लावर का मेन पार्ट होता है, रंग बिरंगे कलरफुल आपको दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं दल या पेटल। फिर उसमें होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये सारे के सारे जो फ्लावर पार्ट है, इनका डेवलपमेंट, ओंटोजेनी यानी ये कैसे डेवलप हुए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये भी अब आप देखिए पुंकेसर का एक पार्ट होता है एंथर। फिर उसमें एंथर में परागकण यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये कैसे बनते हैं, ये सारे के सारे अपन उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं, इस सिलेबस में जो यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड है, ये पूरी की पूरी तो आ जाएगी आपके टैक्सोनॉमी की। एक अलग से ही बुक चलती है टैक्सोनॉमी की, ठीक है। तो ये पूरा पूरा तो आपकी टैक्सोनॉमी है। और जबकि यूनिट नंबर 3 और 4 है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। क्या है ये आपके, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो इस प्रकार से दो मेजर टॉपिक्स की इन्होंने 4 यूनिट बना रखी है। एक तो हो जाएगा टैक्सोनॉमी और एक हो जाएगा क्या, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में हम वही कि एम्ब्रियो यानी कि फ्लावर में आपने देखा होगा बीज, बीज से क्या बनता है, पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है। तो इसका मतलब उस बीज के अंदर क्या प्रेजेंट होएगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होएगा, ठीक है। तो वो एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाता है, पूरा का पूरा प्लांट बना देता है। जैसे अगर आप देखोगे आपके घर में गेहूं के दाने हैं, तो एक्चुअली गेहूं के दाने जो है वो क्या है, बीज है गेहूं का। उसको जैसे ही आप बोओगे तो उससे एक नया गेहूं का पौधा बन जाएगा। क्यों बन जाता है, क्यों, क्योंकि उस गेहूं के बीज के अंदर क्या है, गेहूं का एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो ये आपके यहाँ पे सिलेबस है। अब इन्होंने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे अगर अपन देखेंगे तो ये फिर लेबोरेटरीज़ की एक्सरसाइज दे रखी है। मत मीन्स ये जो आपके पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये जो है वो आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है यहाँ से, कि भाई इसमें कौन कौन सी, जैसे रैननकुलेसी में आप ये जो प्लांट है इनका आप अध्ययन करेंगे। इनका फ्लावर ला करके, फ्लावर या फिर एक ऐसी टहनी लाएंगे बड़ी सारी, जिसमें बड़ी सारी मीन्स फ्लावर युक्त टहनी ला करके हम इसका लाइब्रेरी में अध्ययन करते हैं। फिर आपके ये इसमें नीचे दे रखा है कि कौन कौन सी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में है। फिर ये नीचे इन्होंने सजेस्टेड रीडिंग्स भी दे रखी है कि जो है आप ये बुक्स जो है वो पढ़ सकते हैं, इनसे आप जो है वो अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। आप यदि RRBMU की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के 3rd ईयर के प्रैक्टिकल का सिलेबस उन्होंने अलग से डाल रखा है, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3rd ईयर के केवल 3rd ईयर के प्रैक्टिकल का ये सिलेबस डाल रखा है उन्होंने अलग से। फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर के प्रैक्टिकल का सिलेबस उन्होंने नहीं डाल रखा है। तो बच्चों सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैंने जो समझाई है कि सिलेबस आप सबसे पहले एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सिलेबस से आपको क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि हम जो है इस पेपर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम जो है वो सबसे पहले टैक्सोनॉमी में इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है उसका स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखो, अगर मैं टैक्सोनॉमी की बात करूं कि टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है, तो देखो ये टैक्सोनॉमी की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि टैक्सोनॉमी डेफिनेशन, टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि वर्गीकरण का किन सिद्धांतों के आधार पर, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल का मतलब किन सिद्धांतों के आधार पर आप किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हो, और दूसरा उस वर्गीकरण को करने में क्या क्या आपने प्रोसीजर यानी क्या क्या आपने प्रोसीजर फॉलो किए हैं, उसके अध्ययन अपन किस में करते हैं,
टैक्सोनॉमी में। तो ध्यान रखिए टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये ध्यान रखना, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछी भी जाती है कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि टैक्सोनॉमी में 4 चीज़ें शामिल होती है। एक तो आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, दूसरे नंबर पे आता है नोमेनकल्चर यानी वर्गीकरण, तीसरे नोमेनकल्चर यानी सॉरी नामकरण, तीसरे नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और चौथे नंबर पर आपके आता है एफिनिटीज, एफिनिटीज यानी कि समानता और फिर असमानता। टैक्सोनॉमी के बारे में कोई भी पूछे तो क्या कहना है कि टैक्सोनॉमी 4 चीज़ें, 4 पॉइंट जो है उसमें शामिल होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर एंड, और फिर क्या बोलते हैं ये, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज, ये 4 चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अब ये 4 चीज़ें क्या है, देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं और जाने पर आपको कोई भी एक जंगल में जीव दिखाई दिया धरती पे, ज़मीन पे, तो आप सबसे पहले उसको उठाएंगे और उठा करके देखेंगे और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है मीन्स कि ये क्या कोई पादप है, कि या ये कोई, क्या ये कोई जंतु है, कि या फिर ये कोई बैक्टीरिया है, कि ये क्या है, मतलब आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले पहचानने की कोशिश करोगे। तो देखिए टैक्सोनॉमी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था क्या, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानने की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की जो जीवित जीव हमको मिला है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे। अब पहचान लिया, अब पहचानने के बाद में हम उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, नोमेनकल्चर। दूसरी स्टेप क्या आ जाती है टैक्सोनॉमी की, नोमेनकल्चर, यानी कि हम उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। भाई जो कोई सा भी हमको जीव मिल गया, अब हमने उसको पहचान लिया कि भाई ये तो है ना जो कोई ना कोई सा पौधा है, अब उसके पौधे का क्या करेंगे, फिर नामकरण करेंगे। अब नामकरण क्या होता है, कई बार तो साइंटिस्ट जो है उसको वो पौधा कहाँ पे मिला है उसके आधार पर नामकरण कर देते हैं। नॉमेनकल्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए कई कई जो पौधे हैं उनके नाम आप पढ़ोगे तो उनके नाम में किसी शहर का जो है वो नाम आ जाता है, या फिर कोई किसी वैज्ञानिक ने अगर उसको खोजा है तो वो खुद के नाम पर उसका नाम रख देता है। जैसे रिक्शिया, यदि आपने एक ब्रायोफाइट पढ़ा होगा तो उसका नाम क्या है, रिक्शिया पठानकोटेंसिस। तो पठानकोटेंसिस शायद ये पठानकोट में मिलता होगा जगह के नाम पर। तो ऐसे हम दूसरे नंबर पर उसका क्या कर देते हैं, नोमेनकल्चर यानी कि नामकरण। अब हमने उसका नाम भी रख दिया, जैसे कोबरा का क्या नाम है, नाजा, नाजा, ठीक है, नामकरण रख दिया दूसरे स्टेप पर। अब तीसरी स्टेप हो जाती है उसका क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण। क्या, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप। ये क्लासिफिकेशन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी, और कि जैसे हमने उसको नामकरण भी पहचान लिया नाम, अब उसको वर्गीकरण करेंगे। यानी कि वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई ये जंतु है या फिर पादप है। अगर पादप हुआ तो उसके कौन से जगत में रख देंगे, पादप जगत में, यानी पादप जगत यानी प्लांट किंगडम में। फिर हम उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, भाई इसमें इस क्लास के लक्षण हैं, कि भाई अपने पास क्या है, पहले से ही फिक्स है लक्षणों की कैटेगरी, कि भाई इस लक्षण का जीव जो है वो इस क्लास में, इस लक्षण का जीव इस क्लास में, इस लक्षण का जीव इस क्लास में, ठीक है। तो जो जीव अपन ने खोजा तो उसके हमने लक्षण देखे, फिर लक्षण देख करके हमने देखा कि इस क्लास के लक्षण भी ये हैं, तो हमने उस जीव को उठा के फिर उस क्लास में पटक दिया। फिर उस क्लास भी आगे किस्म बटी हुई होती है कई सारी ऑर्डर में, तो फिर हम देखेंगे कि भाई ये इस ऑर्डर में इसके सबसे ज़्यादा लक्षण मिल रहे हैं इस जीव के, तो उस ऑर्डर में। तो ऐसे करके हम उसको पूरे किंगडम से लेकर के और उसकी जाति तक बांट देते हैं, उसको ही अपन क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। फिर अगला जो पॉइंट है वो आता है हमारा एफिनिटीज यानी कि समानता और असमानता। ध्यान रखिए एफिनिटीज में दोनों पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, समानता और असमानता।
कई बार इसमें कन्फ्यूज़न करते हैं कि भाई क्या क्या समानता, केवल समानता को लेकर के रह जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी। डेफिनेशन क्या दिखाई दे रही है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंटर रिलेशनशिप्स मतलब कि जैसे हमने कोई सा भी एक जीव खोजा, अब उस जीव का दूसरे अन्य जीवों से क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि उस जीव की जो हमने खोजा है उसकी उन दूसरे जीव से जो कि पहले से ही खोजे गए उनसे उसमें क्या क्या समानताएं मिल रही है, क्या क्या असमानताएं मिल रही है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एफिनिटीज। तो ये चार पॉइंट्स है ना, ये आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज, ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं, या टैक्सोनॉमी में इन चारों पॉइंट्स का ही अपन अध्ययन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है टैक्सोनॉमी के बारे में। मुझे कई बार पूछा जाता है, हर बार ही पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी के 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, या फिर टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी हो गया। अब ये तो छोटा सा बताया, ठीक है। अगर हम डिटेल में जाके देखते हैं तो डिटेल में फिर हम आगे स्टडी करते हैं। अब तो देखिए, टैक्सोनॉमी हियरार्की। टैक्सोनॉमी हियरार्की क्या चीज़ है कि हियरार्की का मतलब होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। हियरार्की का यह मतलब क्या होता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी किंगडम, फाइलम, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, मैंने सारे यहाँ पे लिखे नहीं है, उनका अवरोही या आरोही क्रम। अब ये अवरोही या फिर आरोही क्रम आप सबको पता है। मैं क्या बोला? हियरार्की का मतलब होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी किंगडम, स्पीसीज, इन सब का आरोही या फिर अवरोही क्रम। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हियरार्की। सीधी सी डेफिनेशन पूछी जाती है 1 नंबर की एग्जाम में कि टैक्सोनॉमी हियरार्की का मतलब क्या है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अवरोही या आरोही क्रम। अब आप देखिए कि टैक्सोनॉमिक जो अपन वर्गीकरण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, देखो मैंने लिख रखा है, किसी भी पौधे या जंतु का वर्गीकरण टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान रखिएगा, क्या बोला है कि किसी भी पौधे या जंतु का वर्गीकरण टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के डिसेंडिंग ऑर्डर यानी किंगडम टू स्पीसीज में लिखा जाता है, ना कि स्पीसीज टू किंगडम में। मतलब जैसे अपन किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले उसका किंगडम लिखते हैं, किंगडम में रखते हैं, फिर उसके बाद में उसको कौन से संघ या फाइलम में रखा है, फिर उसके बाद में उसको कौन से ऑर्डर या गण में रखा है, फिर उसके बाद में उसकी कौन सी फैमिली या कुल में रखा है, फिर उसके बाद में उसकी कौन सी जो है वो जीनस यानी वंश, फिर उसके बाद में उसकी स्पीसीज। तो किंगडम टू स्पीसीज ये क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इस डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उस जंतु का क्या करते हैं? वर्गीकरण लिखते हैं। अब आप देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो इधर जो है ना, ये सारी की सारी किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये तो क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या फिर इनको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक रैंक। ठीक है, और जबकि इधर जो चीज़ होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? टैक्सोन या फिर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। आगे अंतर समझ में? टैक्स कैटेगरीज और रैंक ये तो अलग चीज़ है दो, जो किंगडम स्पीसीज, जबकि ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप या फिर टैक्सोन्स, ये सारे के सारे जो इधर अपन जब वर्गीकरण देखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टैक्सोन या फिर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। फिर अब आप देखिए, एक आता है कि जब हम ऊपर से लेके नीचे आते हैं, ठीक है, तो कैरेक्टर्स जो है वो मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं और लेस जनरल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने लेके लायक, कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण क्या है? मोर स्पेसिफिक। जैसे सपोज करो कि एक जो किंगडम है, जैसे एनिमेलिया किंगडम है, अब एनिमेलिया किंगडम में सारे के सारे जीव जंतु अपन ने रख दिए, मतलब कि उसमें बिल्ली भी है, उसमें मछली भी है, उसमें मेंढक भी है, उसमें पक्षी भी है। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे एक किंगडम में हैं। ठीक है, कौन सा? एनिमेलिया। तो अब पक्षी के भी करेक्टर उस एनिमेलिया किंगडम में होंगे, मछली के करेक्टर भी उस एनिमेलिया किंगडम में होंगे, और उसके करेक्टर बंदर के करेक्टर भी उस एनिमेलिया किंगडम में होंगे। तो मतलब
किंगडम में जो करेक्टर्स है वो क्या है, जनरल है। जनरल मतलब कि वो सब पे एप्लीकेबल हो रहा है, जबकि जैसे जैसे अपन नीचे आते जाते हैं तो क्या है, बढ़ता चला जाता है। फिर लास्ट में जाकर के पीसीज अलग हो जाता है, एवीज अलग हो जाते हैं और एम्फीबियंस अलग हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो करेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लेस जनरल। क्या हो जाते हैं करेक्टर्स, लेस जनरल या फिर मोर स्पेसिफिक। मतलब जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे हैं तो जो लक्षण हैं वो क्या हो रहे हैं, अब स्पेसिफाई होते जा रहे हैं। यानी कि पीसीज के बारे में तो केवल पीसीज पीसीज ही पीसीज होगी, ठीक है। तो वो वाली बात। फिर अब हम देखिए, किंगडम के करेक्टर सबसे कम और स्पीसीज के करेक्टर सबसे ज़्यादा। स्पीसीज के करेक्टर किंगडम में ज़्यादा मिलेंगे और किंगडम के करेक्टर आपको स्पीसीज में कम मिलेंगे, ठीक है। मैंने जैसे ही आपको बताया किंगडम के करेक्टर सबसे कम। किंगडम के करेक्टर तो क्या होता है, जनरल होते हैं, तो उसमें तो किंगडम में आपको 5-7 बातें ही मिलेंगी, भाई एक किंगडम में ये लक्षण होते हैं। जबकि स्पीसीज के करेक्टर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक स्पीसीज की जब आप बात करोगे तो उस स्पीसीज के लक्षण क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ भाई, जैसे स्पीसीज, जैसे कि मेंढक की एक स्पीसीज ले ली तो उसके लक्षण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उस किंगडम के भी लक्षण होंगे, उस किंगडम से नीचे जो क्लास होगी उसके भी लक्षण होंगे, फिर उस फैमिली के भी लक्षण होंगे, तो स्पीसीज के करेक्टर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब अपन आते हैं कि स्पीसीज के करेक्टर किंगडम में मिल जाएंगे। देखो मैंने सही का निशान यहाँ आगे लगा रखा है। ये इसका मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि जैसे किसी स्पीसीज के ये था कि भाई इस स्पीसीज में ये करेक्टर होता है, ठीक है। तो हो सकता है उस करेक्टर को आप किंगडम के करेक्टर में भी देख लोगे, परंतु किंगडम के करेक्टर स्पीसीज में मिल जाए ये बहुत कम होता है या फिर न के बराबर होता है कि किंगडम के करेक्टर भी आपको एक स्पीसीज मिल जाए। जैसे यदि सपोज करो मैंने कहा एनिमेलिया किंगडम, अब एनिमेलिया किंगडम में तो पीसीज भी आ गई, पीसीज के अलावा उसमें एम्फीबियन भी आ जाते हैं, एम्फीबियन के अलावा उसमें रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात कहूँ कि किंगडम के करेक्टर स्पीसीज में, ठीक है, ये आपको नहीं मिलेंगे। जैसे इन्होंने तो ये कह दी कि भाई किंगडम की एक खास बात कह दी, किंगडम का एक करेक्टर था कि भाई इसके जो कुछ जीव होते हैं वो थल पर भी रहते हैं तो स्थल पर भी रहते हैं। ये एक किंगडम का करेक्टर हो गया। अब आप ये बताओ, ये एक किंगडम का करेक्टर हो गया कि इस किंगडम के जीव जो है थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, ठीक है। अब मैं यदि कहूँ पीसीज के लिए, क्या ये बात सही है क्या कि क्यों, क्योंकि किंगडम का ही एक पार्ट हो गया पीसीज, और किंगडम का करेक्टर क्या हो गया कि भाई किंगडम का करेक्टर क्या हो गया कि इसके कुछ जीव जो है वो थल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। और किंगडम का एक पार्ट क्या हो गया, पीसीज हो गया। पीसीज यानी कि एक स्पीसीज हो गई। तो क्या पीसीज के जो है वो थल में भी रह सकती है और जल में भी रह सकती है? नहीं। तो ये जो किंगडम का करेक्टर है वो किसके ऊपर लागू हो रहा है, केवल और केवल एम्फीबियंस के ऊपर लागू हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर अब आप देखो 7 मुख्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। क्या होती है? 7 मुख्य। एक तो होता है किंगडम, एक होता है फाइलम, एक होती है क्लास, एक होती है ऑर्डर, एक होती है फैमिली, एक होती है जीनस और फिर एक क्या होती है स्पीसीज। ये 7 ही आपके क्या होती है मुख्य कैटेगरीज होती है। फाइलम जो है उसको डिवीजन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपने क्या है कई बार ये ऐसी भी देखी होगी कि भाई है ना, और ये जो क्लास होती है इसमें सब क्लास भी जोड़ दी, और फिर ऑर्डर में सब ऑर्डर भी जोड़ दिया, फैमिली में सब फैमिली, जीनस में सब जीनस, स्पीसीज में सब स्पीसीज, फिर वैरायटी। तो वो ध्यान रखना, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारे खुद के द्वारा बनाई हुई हैं, वो जो मुख्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनमें शामिल नहीं होती है। मुख्य कैटेगरीज तो केवल और केवल ये 7 ही हैं। इनमें भी एक चीज़ देखिए कि किंगडम, जीनस और स्पीसीज इनके आगे सफिक्स नहीं लगता है। ये मैं आपको बता दूंगा सफिक्स क्या चीज़ होती है। बस आपको अभी ये बात ध्यान रखनी है कि भाई किंगडम, जीनस और स्पीसीज के आगे सफिक्स नहीं लगता। ये ध्यान रखना। सफिक्स जो होता है ना वो तो वर्ड के कहाँ लगता है, आगे की तरफ। जैसे और जो प्रीफिक्स होता है वो वर्ड के क्या लग जाता है, पहले। और पी यानी पहले,
तो ऐसे याद रख लीजिएगा इसको, प्रीफिक्स पी यानी पहले वर्ड के और सफिक्स यानी कि वर्ड के बाद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई किंगडम, जीनस, कौन कौन सी कैटेगरीज के आगे जो है वो सफिक्स नहीं लगता। तो किंगडम के आगे नहीं लगता, जीनस के आगे और स्पीसीज के आगे सफिक्स नहीं लगता। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण की एक सबसे छोटी व आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली या फिर किंगडम। तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज यानी जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई होती है। ठीक है बच्चों, तो फिर अब आप देखो, ये फिर आपको जो है ये चीज़ थोड़ी छोड़ देनी है। ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये अभी आपके क्या थोड़े काम की नहीं है, ये आपके एमएससी में काम में आएंगे ये चीज़, तो ये छोड़ देना आप। फिर आप ये जो है आगे आ जाओ इस पे, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डाइकोट और मोनोकोट में क्या क्या डिफरेंस है। ये बहुत बेसिक चीज़ है डाइकोट और मोनोकोट। देखिए जो आवर्ती बीजी होते हैं ना, आवर्ती बीजी, उन आवर्ती बीजियों को दो भागों में बांटा गया है। आवर्ती बीजियों को दो एक तरीके से क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो डाइकोट यानी द्विबीजपत्री, यानी जिसके बीज के बाहर दो आवरण पाए जाते हैं जिनको डाइकोट, और एक मोनोकोट यानी कि एक बीज पत्री। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे अंतर बता रखे हैं डाइकोट और मोनोकोट में क्या क्या अंतर होते हैं। तो देखिए डाइकोट में तो क्या पाए जाते हैं, दो कॉटिलिडन यानी बीज पत्र पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट में केवल और केवल एक ही कॉटिलिडन यानी एक ही बीज पत्र पाया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फ्लावर जो होता है वो पेंटामेरस होता है, जबकि यहाँ पे फ्लावर क्या होता है, ट्राइमेरस होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये अब पेंटामेरस और ट्राइमेरस अभी आप याद कर लो, बाकी बाद में आएगा। पेंटामेरस फ्लावर और ट्राइमेरस फ्लावर क्या होता है। पेंटामेरस का मतलब होता है 5, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी यहाँ पे 5 बाह्य दल होते हैं और यहाँ पे 3 ही बाह्य दल वाला फ्लावर पाया जाता है। फिर यहाँ पे पत्ती बता रही है, यहाँ पे पत्ती में कैसी जालिकावत होती है, जबकि यहाँ पे समानांतर पत्ती होती है। फिर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल यानी संवहन पुल एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे संवहन जो बंडल होते हैं या वेस्कुलर बंडल जो होते हैं या संवहन पुल जो होते हैं वो स्केटर्ड यानी कि बिखरे हुए होते हैं। स्केटर्ड यानी क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं। स्केटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, एक वलय में सारे के सारे संवहन पुल। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ पे तो टैप रूट पाई जाती है, मोस्टली टैप रूट। टैप रूट का मतलब क्या होता है, मूसला जड़ पाई जाती है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे मोस्टली कैसी जड़ पाई जाती है, एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। एडवेंटिटियस यानी अपस्थानिक या फिर फाइब्रस यानी रेशेदार रूट यहाँ पे पाई जाती है। रूट के बारे में अंतर ध्यान रखना आप जरूर, यहाँ पे तो टैप रूट यानी मूसला मूल, जबकि यहाँ पे अपस्थानिक जड़ या फिर रेशेदार जड़ पाई जाती है। जैसे आप किसी भी पौधे को उखाड़ते हो, उखाड़ करके यदि आपको केवल एक लंबी पतली जड़ दिखाई देती है, सिंगल एक पतली, और उसके बड़ों में छोटी छोटी जड़ निकली हुई थी बिल्कुल बारीक सी जो नहीं दिखाई दे बराबर, तो उसको तो क्या बोलते हैं अपन, टैप रूट, जो द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती है। जबकि जैसे आप किसी भी घास को उखाड़ते हो तो फिर उसमें क्या होता है, आपको एक जड़ों का एक प्रकार से गुच्छा दिखाई देता है, उस गुच्छे को अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस या फिर रेशेदार मूल। अगर आपको इस प्रकार के मूल दिखाई दे तो इसका मतलब वो पौधा कैसा हो गया, मोनोकोट यानी एक बीजपत्री। और यदि उसमें केवल और केवल एक ही जड़ दिखाई दे तो वो कैसा हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए कुछ अपवाद दे रखे हैं। ठीक है, अपवाद कैसे, जैसे मोस्टली जो डाइकोट होता है उसमें कैसा वेनेशन पाया जाता है, पत्ती में जालिकावत वेनेशन। परंतु प्लांटेगो एक पौधा है जो कि द्विबीजपत्री है, परंतु उसमें वेनेशन कैसा है, एक बीजपत्री की जैसा पैरेलल वेनेशन। कैसा, पैरेलल वेनेशन। मतलब जो प्लांटेगो एक पौधा है जो है तो द्विबीजपत्री, अब यानी द्विबीजपत्री के हिसाब से इसमें होना तो क्या चाहिए कि भाई जालिकावत वेनेशन, परंतु होता कैसा है इसमें, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, इधर देखो आप स्माइलेक्स, स्माइलेक्स भी एक पौधा है, तो है क्या, एक मोनोकोट है। अब मोनोकोट के हिसाब से इसमें कैसा वेनेशन होना चाहिए, पत्तियों में पैरेलल,
परंतु होता कैसा है, द्विबीजपत्रियों की तरह रेटिकुलेट वेनेशन। ये अपवाद है, ध्यान रखना है, अपवाद एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से निम्फिया, निम्फिया क्या है, एक द्विबीजपत्री है। अब द्विबीजपत्री के हिसाब से इसमें होना तो क्या चाहिए, द्विबीजपत्री के हिसाब से निम्फिया में होना तो चाहिए कि भाई इसमें वेस्कुलर बंडल एक रिंग में प्रेजेंट, परंतु यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, एक बीजपत्री की जैसे जैसे स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल। ठीक है, फिर आप देखो इसके बाद में फाइलेंथस, फाइलेंथस भी एक द्विबीजपत्री है। अब द्विबीजपत्री के हिसाब से इसमें कैसा फ्लावर होना चाहिए, पेंटामेरस, परंतु यहाँ पे देखो इसमें एक बीजपत्री के जैसा कैसा फ्लावर होता है, ट्राइमेरस फ्लावर पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये, डाइकोट और मोनोकोट के अंतर और उनके अपवाद, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कंपटीशन एग्जाम की जब आप लोग तैयारी करोगे तो आपको इसमें से जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, डाइकोट और मोनोकोट यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे में क्या अंतर पाया जाता है। फिर अब आप देखो, ये आपको इसमें आईसीबीएन के बारे में भी अभी मैंने आपको बताया था, आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आईसीबीएन फुल फॉर्म, तो ये कई बार आता है, बच्चे हमेशा गलत करते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेन कल्चर, आईसीबीएन वास्तविकता में है क्या, देखो नाम से ही पता चल रहा है, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेन कल्चर, यानी बॉटनी में जो अपन पौधों का नामकरण देते हैं ना, उनका नाम रखते हैं, तो कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर अपन नाम रखते हैं कि, तो वो आईसीबीएन क्या है, पब्लिश करती है। भाई आपको यदि किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम रखना है, ये तो उसका नाम हमारे द्वारा दिए गए इन सिद्धांतों के आधार पर ही आप उसका नाम रखोगे। तो ये आईसीबीएन आपके डिटेल में है। एक बार कई बार 20 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता है, आईसीबीएन क्या है इसके बारे में लिखिए। ठीक है, या फिर 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन, वही आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है वो भी आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी हो गया। और ये आपके जो क्लासिफिकेशन की यूनिट्स थी, 2 चीज़ें मैंने आपके बता दी सिलेबस की, 2 पहली लाइन में 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 चीज़ बता दी। एक तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या आता है सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी में ये पूरा पूरा पार्ट जो है वो आता है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपके। फिर दूसरा ये जो आपके हैं क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी बता दिया। फिर आपके कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वर्गीकरण का क्या क्लासिफिकेशन है, तो एक तरीके से पूरा वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, फिर तीसरा आपके जो आ जाता है कि भाई कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, कंसेप्ट ऑफ जीनस, ये सारा का सारा क्या है वो आपके अभी इसमें आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैंने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में अगर आपको नोट्स में से कोई सी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, या फिर एक दूसरे से डिस्कस वाली बात, बच्चे जो आपस में डिस्कस करते हैं ना, वो ग्रुप में आप लोग केवल पढ़ाई से रिलेटेड, वीडियो में जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही है, जैसे किसी बच्चे को समझ में आ गई किसी को नहीं आई, तो वो डिस्कशन हो सकता है। बाकी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर फालतू के मैसेज अगर किसने करे तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि उसको ग्रुप से हटा दिया जाएगा तुरंत, और मैं एक बच्चे को उठा भी चुका हूँ, उसने एक बार ग्रुप में जो है वो गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ मैसेज डाल दिया। तो इस तरीके की अनरिकल बातें जो है वो ग्रुप में नहीं की जाएगी, उस बच्चे को हटा दिया जाएगा। तो अब अपन जो है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर कल से हम जो है ये यहाँ से स्पीशीज कंसेप्ट, आपके जो सिलेबस की तीसरे नंबर की लाइन है ना स्पीशीज कंसेप्ट, वो आपके स्टार्ट होगी कि स्पीशीज जाति अवधारणा क्या है। ठीक है, ओके।